नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत तगड़े वाला स्वागत। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या तो आपके साथ नहीं है, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आप लोग बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बढ़िया हैं। ठीक है, फटाफट राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है। राजीव, सीमा, सुजीत, तान्या, अक्षिता, लक्ष्मी, लोकेश, दीपा, अक्षित, ठीक है, हिना, दीपक, शुभम, चल, सुजीत, प्रियंका, बहुत सारे बच्चे और भी आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं चल आप? ठीक है, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं, जिससे कि क्लास को माहौल बनाते हुए तगड़े तरीके से स्टार्ट किया जा सके। ऋतुराज, रुतेंद्र, शौर्या, तनिषा, माव्या, 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 ओके, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं। कैसे हो भाई आप? मजे आ रहे हैं आपके? ठीक है, मजे आ रहे हैं, खुल के खेलो। अब आधुनिक इतिहास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात को, माहौल को समझने की कोशिश करना। अंतिम जो है पोर्शन यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से अब देखिए कहां पर हम पहुंच चुके हैं। हम कहां पर डिस्कशन कर चुके थे और कहां पर डिस्कशन होने वाला है। भारत के पहले आम चुनावों को करा चुके थे, बताइए। भारत के पहले आम चुनाव हो गए थे। तो इसके बाद हम कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अब जैसे ही भारत के आम चुनाव संपन्न हो पाते हैं, जो कि 1937 में हुए थे, तो भारत के जो पहले आम चुनाव है ये कब हुए थे? 1937 में। इसके बाद अब एक और माहौल बन जाता है, उस माहौल को समझिएगा। इसके बाद अब एक और माहौल बन जाता है, उस माहौल को समझिएगा। क्या होता है उस माहौल के अधीन, क्या होता है उस माहौल के अंतर्गत, क्या होता है उस माहौल से, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, बहुत ध्यानपूर्वक और समझदारी के साथ परिचय देते हुए, ठीक है, आप इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि जैसे ही ये इलेक्शन भारत में होकर निपटे, उसके कुछ ही समय के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। बताना चाहूंगा कि यहां होता है स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है वो 1939 में होती है और चला कब तक है? 45 तक। अब हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध आपसे नहीं पूछा जाता है कि भाई, ये नहीं पूछते कभी भी, और लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, इसको बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध इसको बोला जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक बात याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई थी? ठीक है, इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई थी, स्टार्टिंग देखते हैं। व्हाई इट वाज स्टार्टेड, व्हाई इट वाज स्टार्टेड, व्हाई इट वाज स्टार्टेड, व्हाई इट वाज स्टार्टेड। प्रारंभ किस कारण से हुआ? प्रारंभ का कारण क्या था? प्रारंभ का कारण क्या था? ठीक है, और जो एंशिएंट हिस्ट्री को लेके परेशान है, टेंशन मत लो। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जल्दी ही हम बात कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल शांत हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। अभी यहाँ पे फोकस करो, बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात भी आज मैं आपको बताऊंगा, पहले इस पे ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ। इसका रीजन ऑफ स्टार्ट की बात करते हैं कि आखिरकार ये स्टार्ट हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा है। लॉजिक, रीजन, ऑल द थिंग्स दैट कुड बी हियर मस्ट बी नोन बाय यू। ठीक है, तो प्रारंभ का कारण क्या था? प्रारंभ का कारण समझिए। देखो भाई, अगर हम बात करें कि प्रारंभ का कारण क्या था, तो भाई वो सीधा ये था कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, जर्मनी इन्वेडेड, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जो जर्मनी है, जर्मनी ने अटैक कर दिया था पोलैंड पे, ये था इसका मेन रीजन। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण, आक्रमण, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये प्रारंभ हो गया। तो अब ना वर्ल्ड वॉर के अंदर दो प्रकार की सेनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके अंदर दो प्रकार के सैनिक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दो प्रकार के सैनिक कौन कौन? एक एक्सल नेशन, एक फ्रेंड नेशन या एमिटी नेशंस। तो एक्सल नेशंस के बारे में बात करेंगे, देन एमिटी नेशंस के बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब इसमें समझिए। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर इन्वेजन किया था, और यहां पे समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज समझना जो हम यहाँ समझाना चाहते हैं, कि यहाँ एक तरफ तो थे आपके फ्रेंड नेशंस, एक तरफ फ्रेंड नेशन थे आपके, फ्रेंड नेशंस, नेशंस, ठीक है, और इनको कई बार क्या बोला जाता है, इनको इमाइटी नेशंस भी बोला जाता है, बट ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलते हैं एक्सल नेशंस, एक्सल नेशंस, ठीक है, एक्सल नेशंस। अब एक्सल नेशंस को बोलते हैं धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र आपको देखने को मिलते हैं, और एक तरफ देखने को मिलते हैं मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र आपको देखने को मिलते हैं। तो जो मित्र राष्ट्र आपको देखने को मिलते हैं, मित्र राष्ट्र, इनके बारे में थोड़ा समझिएगा कि मित्र राष्ट्र कैसे कैसे आपको देखने को मिलते हैं। साहिल एक बार दोबारा तो लिखिए, क्या लिखा था भाई, यहां देखो, मित्र राष्ट्र को समझिए कौन कौन है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना, कनाडा, ठीक है, दीज आर सम नेशंस, कनाडा, तो ये इसमें शामिल है। अब धुरी राष्ट्र के अंदर अगर मैं बात करूं, दैट इज जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, जापान, सिंगापुर, ये इसमें शामिल है, सिंगापुर ये इसमें शामिल है, ठीक है, बात को समझना, ठीक है, चलो। अब इसमें दोनों तरफ आप मैटर को समझिए, जैसे यूएसए का अलग है, यूके का अलग है, यूएसएसआर का अलग है, चाइना का अलग है, कनाडा का अलग है, जर्मनी, इटली, जापान एंड सिंगापुर का अलग है। तो ये धुरी नेशंस कहलाते हैं। अब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पे जो आक्रमण किया गया, आप इसको समझिएगा, ठीक है। हालांकि हमारे लिए चीज जरूरी नहीं है, वर्ल्ड वॉर आपसे पूछे नहीं जाते, बट हमसे क्या पूछा जाता है, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, जिसको हम अगले पेज पर देखेंगे। On the next page, we will definitely continue with the impact of world war in India. भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसको हम देखते हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो, तबियत कैसी है, हल्का सा थोड़ा फायदा है तबियत में, ठीक है, नोट कर लिया रोहित, ठीक है, बढ़िया करा भाई, नोट कर लिया। तो मारा तो गाजर का हलवा बन रहा है, खाना हो तो बता दो ना भाई, खाओ तुम ये बे, ठीक है। इतिहासकारों के देखो, क्लास के अंदर साहिल नाम का एक छोरा है, वो कह रहा है इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पोलैंड वालों ने हिटलर की महिला मित्र को छेड़ दिया था। मांझा मांझा, ठीक है। आगे बढ़ो, डट जाओ, चलो आगे बढ़ो। पहले ये समझ लीजिए जो मैंने आपको बात बताई है, कि बहुत ध्यानपूर्वक आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई होगी। अगर ये आपके दिमाग में बात सेट हो गई है, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे इसको समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। भारत पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, भारत पर वर्ल्ड वॉर सेकंड का प्रभाव, वर्ल्ड वॉर सेकंड का प्रभाव, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर इंडिया, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड ओवर इंडिया, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड इन इंडिया। तो भारत पे इसका प्रभाव हम देखते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है, देखो बात यह है कि इस समय 1939 में भारत के अंदर कौन सा सेशन चल रहा था, वो बड़ी बात है, ठीक है। कौन सा सेशन चल रहा था वो बड़ी बात आपको देखने को मिल जाएगी। भारत के अंदर आपको सेशन देखने को मिलता है, कौन सा, त्रिपुरी सेशन। इस समय कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन चल रहा था 1939 में, कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन चल रहा था, इसको बोलते त्रिपुरी सेशन। तो कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन चल रहा था, त्रिपुरी सेशन चल रहा था, त्रिपुरी अधिवेशन जिसको बोला जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन जिसको बोला जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब त्रिपुरी अधिवेशन जैसे यहां पर स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आप याद रखना, ठीक है, अध्यक्ष आप याद रखना, अध्यक्ष कौन है त्रिपुरी के,
त्रिपुरी सेशन के अंदर अध्यक्ष अपने कौन है? दैट इज सुभाष भाई, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस यहां पर अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं। और छोटे मोटे अध्यक्ष नहीं है, बहुत मजबूत और खिलाड़ी आदमी है बिल्कुल। अब यहां पे ब्रिटिशर्स ने डिमांड करी, ठीक है, अब यहां पे ब्रिटिशर्स की डिमांड समझना, उसके बाद समझना कि उसके बाद क्या होता है वो भी समझना, ठीक है। बिल्कुल चाय तो जरूर पियेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन है। चलो यहां देखो, यहां पे आप मेरी बात को समझिए कि यहां पे मैटर किस प्रकार से है। यहां बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, इन वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट इंडिया टू ज्वाइन वर्ल्ड वॉर, इंडिया टू ज्वाइन वर्ल्ड वॉर, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत विश्व युद्ध को ज्वाइन करे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, लिखिए ब्रिटिश सरकार, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहती थी, कांग्रेस का समर्थन चाहती थी, कांग्रेस का समर्थन चाहती थी। तो ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में क्या चाहती थी? कांग्रेस का समर्थन चाहती थी, है ना? हाँ जी। तो इसमें क्यों चाहती थी कांग्रेस का समर्थन? देखो, ब्रिटेन गवर्नमेंट की शुरुआती स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है। शुरुआती स्ट्रेटेजी रही है कि भाई भैया हम अपने बैटल तो लड़ेंगे पर खुद के दम पे नहीं लड़ेंगे। बैटल्स जो लड़े जाएंगे वो हमारी सेनाएं लड़ेंगी, जहां जहां जिस जिस देश पे अपना कब्जा है उधर के जो लोग हैं वो इधर बैटल जो करने आएंगे वो बैटल लड़ेंगे। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ द टाइम। ये पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग का, ये पॉइंट था टाइम था, ठीक है। चलो, तो अब सीधी बात है कि भाई इसको करना बहुत जरूरी था। यहां जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन चाहती थी। यह क्या चाहती थी? ये सेना चाहती थी, ये भारतीय सेना चाहती थी, ये भारतीय सेना चाहती थी, भारतीय सेना चाहती थी। और ये भारतीय धन भी चाहती थी, भारतीय वित्त भी चाहती थी, यानी भारतीय धन। और ये भारतीय धन भी चाहती थी, भारतीय धन। तो ही वांटेड इंडियन आर्मी, ही वांटेड इंडियन मनी, ठीक है। तो ये चाहती थी, ठीक है, याद रखिए। आप बहुत ध्यान से इस बात को समझना। तो इन दैट सर्टेन केस क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ब्रिटिशर्स को सैनिकों की जरूरत है, इसका मतलब है ब्रिटिशर्स कमजोर है, जो लॉजिकली एक करेक्ट बात थी। अच्छा, यहां बोस साहब के जो संबंध थे, बोस साहब के संबंध बहुत जोर के थे विदेशों में। बोस साहब का जो मतलब जलवा था वो अलग लेवल का था, ठीक है। तो उनका अपना एक क्या कह सकते हैं ऑरा था, ठीक है, एक बड़ा लेवल का। तो अब यहां पे क्या होता है, बोस कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम अपने सैनिक इनको देने की बजाय हमें भी विश्व युद्ध का हिस्सा बन जाना चाहिए और हमें अटैक कर देना चाहिए ब्रिटेन पर इंडिया में। देख, उनका एक कॉमन मानना था कि सैनिक तो हमारे जाएंगे, राजी राजी ना तो गैर राजी, सैनिकों को युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन तब अगर वो ब्रिटेन के लिए जाएंगे तो वो ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं ब्रिटेन के अगेंस्ट युद्ध लड़ो। लेकिन इस लॉजिक को मानने वाले बहुत कम लोग थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम बैटल नहीं लड़ सकते और ना ही हमारे सैनिक बैटल लड़ेंगे। हम अहिंसा के मतलब परम सिद्धार्थक हैं, हम हिंसा होने ही नहीं देंगे। अब इसमें पता है दिक्कत क्या है? ये सुभाष भाई को पता था। आ जाओ आ जाओ।
हाँ भाई, मैटर नहीं हुआ कुछ भी, ऐसी बात नहीं है। तो अब यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देखो युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो होना है, तो क्यों ना हमारे सैनिक हमारे लिए युद्ध लड़े, ब्रिटिशर्स के लिए युद्ध ना लड़े। तो भाई बात डिसाइड कर दी जाती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बात कोई नहीं मानता। यहां गांधी जी अहिंसा के पक्ष में थे, गांधी जी अहिंसा चाहते थे, लेकिन बोस को पता था अहिंसा तो कोई मार्ग ही नहीं है, युद्ध तो होगा, चाहते थे हमारे सैनिक हमारे लिए लड़े या ब्रिटिशर्स के लिए लड़े, ठीक है, लड़ना तो पड़ेगा। तो जो गांधी जी थे, ठीक है, दे वांटेड नॉन वायलेंस, वांटेड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस इन्होंने चाहा था, इन्होंने चाहिए था नॉन वायलेंस। बट भाई सीधी बात है, लेकिन बोस साहब क्या चाहते थे, लेकिन सुभाष जी क्या चाहते थे, लेकिन जो सुभाष चंद्र आपको देखने को मिल रहा है, इनका कहना था कि भारतीय सेना को ब्रिटेन पर हमला कर देना चाहिए, भारतीय सेना को ब्रिटेन पर हमला करना चाहिए, ब्रिटेन पर हमला करना चाहिए, और हमला करना चाहिए, भारतीय सेना को ब्रिटेन पर हमला करना चाहिए। ठीक है, चलो हमला करना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, इट मस्ट अटैक ब्रिटेन, इंडियन आर्मी मस्ट अटैक ब्रिटेन, इंडियन आर्मी मस्ट अटैक ब्रिटेन, अटैक ब्रिटेन। तो इंडियन आर्मी को ब्रिटेन के ऊपर अटैक जो है जरूर जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से आपको यहां देखने को मिलेगा कि इन दोनों के बीच में होता है कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दोनों में विवाद हो जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। इन विवादों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, इन विवादों से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया, सुभाष चंद्र जी द्वारा रिजाइन, त्याग पत्र दिया गया, त्याग पत्र, वो कांग्रेस के पद से हट गए। पूछा जाता है कि बाद में यह सत्र किसने पूरा किया, बाद में यह सत्र, बाद में यह सत्र राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरा किया है, और राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरा किया है, प्रसाद द्वारा पूरा हुआ है, पूर्ण हुआ है। बाद में ये जो लेटर ऑन दिस सेशन वाज कंप्लीटेड बाय द राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो, है ना। अब सीधी बात यहां पर ये कई सारी चीजें आती हैं कि भाई ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्याग पत्र दिया गया, विवादों से सुभाष चंद्र बोस जी परेशान थे या जो भी था, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, इसके बाद सुभाष चंद्र जी द्वारा कब रिजाइन किया था, 1939। इसके बाद सुभाष चंद्र जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, एक दल है ये, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो कि क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिए, नोट करिए, बढ़िया तरीके से नोट करिए, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, गांधी जी के, अरे मान जाओ, कैसे कर रहे हो,
ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, याद रखेंगे। ये हुआ था भाई, ठीक। अच्छा, प्रखर मांझा मांझा, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल आपको देखने को मिलता है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन विवादों से सुभाष चंद्र जी द्वारा त्यागपत्र दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। ठीक है, पहले वो अफगान गए, उसके बाद वो जर्मनी गए, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद म्यांमार, और उसके बाद वो पुनः भारत आए। ठीक है, अब मैं कैसे कैसे उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां क्या हुआ वो समझिए। यहां क्या हुआ वो समझिए, बताइए अगर ये बात समझ में आई हो तो। ठीक है, समझिए, चाहें तो इसके बारे में समझ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सर, अगर चेयरमैन सुभाष चंद्र बोस थे तो उनकी बात क्यों नहीं मानी गई? उनकी बात इस कारण से नहीं मानी गई क्योंकि गांधी जी का अपना एक दबदबा था, इस कारण से उनकी बात इतनी नहीं मानी गई। अब यही चीज मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी है कि भाई कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस आपको दो देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि भाई 1938 में हरिपुरा का जो सेशन था उसको भी हेड किसने किया था? उसको भी सुभाष चंद्र बोस ने हेड किया था। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग हुई 1939 से लेकर 45 तक। लेटर ऑन अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि मार्च 1939 में त्रिपुरी शासन की स्टार्टिंग हुई और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलते थे। लेटर ऑन जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि उन्होंने उसको पूर्ण किया था। ये बात हम बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करते हैं। मैं पहले सुभाष चंद्र बोस जी के इस पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगा, देन जो इंडिया का पॉलिटिकल मूवमेंट है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। गांधी जी के आगे कोई नहीं बोल सकता, बहुत बढ़िया। अब यहां सुभाष चंद्र बोस जी का जो कॉन्फ्लिक्ट है या उनकी जो यात्रा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए सर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए। देखो, सुभाष चंद्र बोस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर था। 1939 में इनकी पहली पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ठीक है, 1939 में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया। 1939 रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस को त्याग पत्र। इस पूरी घटना को बोलते त्रिपुरी संकट। ठीक है, कांग्रेस से त्याग पत्र, इस पूरी घटना को जो बोला जाता है, जो त्याग पत्र यहां दिया गया है, ठीक है, इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं वो समझिए। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट इसको बोला जाता है। ठीक है सर जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आप इसमें समझिए, नेक्स्ट इसमें समझिए कि सर ठीक है 1939 का तो ये अपना जो है ये समझ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये विदेशी दौरे पर निकलते हैं। इसके बाद इन्होंने विदेशी दौरे को प्रारंभ किया, विदेशी दौरे को प्रारंभ किया। या फिर इसमें आप ये भी समझ लेना कि विदेशी दौरा, चलो एक मिनट नीचे प्रारंभ कर लेना। इसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ब्लॉक की स्थापना की। ये 1939 में इन्होंने की थी। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यूपी में की गई है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं अपने विदेशी दौरे को। बहुत ध्यान से अब इनको लिखना शुरू करिए। इन्होंने फिर अपने विदेशी दौरे को शुरू किया, विदेशी दौरा शुरू किया। इन्होंने अपनी फॉरेन विजिट शुरू करी। क्यों? ताकि वह ब्रिटेन के खिलाफ जो है एक आर्मी रेडी कर सके, ब्रिटेन के खिलाफ अपनी आर्मी रेडी कर सके। ठीक है, चलिए। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ आर्मी लाने के लिए, ब्रिटेन के खिलाफ
आर्मी बनाने के लिए, अब बनाने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ आर्मी बनाने के लिए, आर्मी टू मेक आर्मी अगेंस्ट ब्रिटेन, अगेंस्ट ब्रिटेन। अब देखो बात ये होती है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका कोई दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सुभाष चंद्र बोस का सबसे बड़ा दोस्त कौन हुआ? हिटलर। तो गांधी जी हिटलर से मिलने जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जनरल सी बात है। तो ये यहां से भारत से निकलते हैं, सबसे पहले भारत से निकले, भारत से निकल के जाते हैं कहा? अफगान फ्रंट पे जाते हैं, अफगान फ्रंट, अफगान फ्रंट जाते हैं, अफगान फ्रंट, अफगान फ्रंट से जाते हैं जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी से हिटलर इनको भेजता है कहां? जापान, और जापान से जाते हैं कहां? जापान, जापान से जाते हैं सिंगापुर और देन म्यांमार, सिंगापुर जाते हैं। और जब वे सिंगापुर थे उस टाइम पे सिंगापुर, और बाद में जापान, म्यांमार, ये जाते हैं। कुछ इस तरीके की विजिट इनकी रही है। अच्छा, बाद वाली जो विजिट है इनकी, ठीक है, अब म्यांमार में, सिंगापुर में और जापान में, जापान में घूमते रहे, ऐसा नहीं है एक जगह रुक गए। तो यहां इनका आना जाना लगा रहा है, ठीक है, म्यांमार से सिंगापुर इनका आना जाना लगा रहा है, सिंगापुर से जापान इनका आना जाना लगा रहा है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि जर्मनी से तो एक बार में आ गए, उसके बाद वापस नहीं गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना पड़ेगा आपको, जो मैंने अभी यहां पे आपको बताया। तो इंडिया से इन्होंने जाना शुरू किया है। तो पूछा जाएगा कि इन्होंने यहां पे क्या कुछ काम किए हैं। तो अब इनके द्वारा क्या एक स्टैब्लिशमेंट की जाएगी बहुत जरूरी, जो है टाइगर लीगन। अब यहां पे स्टैब्लिश करेंगे, ये टाइगर लीगन की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो टाइगर लीगन के बारे में आपको याद रखना होगा फटाफट से कि भाई ये टाइगर लीगन जो आपको देखने को मिलती है उसके बारे में याद रखना। जैसे टाइगर लीगन कहां बनाएंगे? जिसको इंडिया लीगन भी बोलते हैं, एक आर्मी की तरह होती है टाइगर लीगन, वो बनाई जाती है जर्मनी के अंदर। जर्मनी में भी कहां पे बनाई जाती है? दैट इज इन बर्लिन, बर्लिन में बनाई जाती है, ठीक है, बर्लिन के अंदर बनाई जाती है 1941 में। तो यहां पर हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से मुलाकात, हिटलर से मुलाकात, यहां कोलैब करते हैं हिटलर के साथ, हिटलर के साथ कोलैब कर लेते हैं 1941 में, ठीक है। चलिए, लोग साथ ना होने पर हिटलर के साथ कोलैब करते हैं 1941 में, ठीक है। इसके बाद ये हिटलर से कोलैब कर लिया, फिर यहीं पर इन्होंने 1941 में ही बर्लिन के अंदर बनाते हैं टाइगर लीगन, टाइगर लीगन, टाइगर लीगन बनाया। तगड़े तरीके से टाइगर लीगन क्या है? जर्मन ऐसे लोग जो पकड़ लिए थे ब्रिटिशर्स ने, उनको छुड़वाया और उनको सैनिक बनाया। टाइगर लीगन को ही इंडिया लीगन का नाम भी दिया जाता है, इसी को हम इंडियन लीगन भी कहते हैं, इंडियन लीगन भी कहा जाता है। इसका काम क्या था? भारत को आजादी दिलाना, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। ठीक है, समझ गए? क्लास रुक गई, चल रही है क्या? सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा है भाई, इसके ऊपर बात कही जाती है पर वो एग्जैक्टली डेटा नहीं मिल पाता, ठीक है। चलिए बताइए भाई, इतना आपने याद कर लिया है, फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे इनके द्वारा किए गए अन्य कार्य।
ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इसके बाद 1942 में इन्होंने एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण किया। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई, लीग की स्थापना की, स्थापना की। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आगे चल के यही 21 अक्टूबर 1939 में 1943 में मर्ज हो जाएगी। 1943 के अंदर जो बहुत जरूरी काम आपको यहां देखने को मिलेगा उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 21 अक्टूबर 1943 में आपको बहुत जरूरी काम आपको यहां देखने को मिल जाएगा, वो समझिए। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, हिंद फौज का गठन हुआ, फौज का गठन हुआ, आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। और आजाद हिंद फौज के अंतर्गत ही भारत की पहली एक समिति का भी फॉर्मेशन हो जाता है। भारत की एक पहली समिति का भी फॉर्मेशन हो जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक गवर्नमेंट का यहां पे जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, इसे हुकूमत ए आजाद हिंद इसको कहा गया। यहां एक सरकार बनी, हुकूमत ए आजाद हिंद, हुकूमत ए आजाद हिंद, आजाद हिंद आपके यहीं पर बनी। तो हुकूमत आजाद हिंद भी आपको यहीं देखने को मिलती है। हुकूमत ए आजाद हिंद, हुकूमत ए आजाद हिंद आपको यहां देखने को मिल जाएगी। और इसकी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है यहीं पर 21 अक्टूबर 1943 में ही। और ये भारत की पहली अंतरिम सरकार के तौर पर भी जानी जाती है। यह भारत की पहली अंतरिम सरकार भी थी, भारत की पहली अंतरिम सरकार भी थी, अंतरिम सरकार भी थी। लेकिन ये अनऑफिशियल है, बट दिस इज अनऑफिशियल, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, ये अनौपचारिक है, अनौपचारिक है, ये अनऑफिशियल है, यानी कि ये अनौपचारिक है जो आपको यहां देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें कई बार आपने वो कंगना रनौत को सुना था ना, ये कहते हुए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है किसी को पता ही नहीं है। अरे यार, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो हुकूमत आजाद हिंद जो है ना, भारत की पहली अंतरिम सरकार जो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनी थी, यहीं पर एक सरकार का गठन भी हुआ था। इस सरकार के जो पीएम थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र इसके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको पीएम भी कहा गया था, पीएम कहा गया था, लेकिन अनऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल इनको कहा गया था। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। अब इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी? ये भी लिख लीजिए, रास बिहारी बोस, भाई रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने की थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत। इनके बारे में भी याद रखना, भूल बिल्कुल मत जाना। और यहां पर 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस के हाथ में इंडियन आर्मी की कमान भी आती है। जब आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार, इसको बोला गया था आजाद हिंद फौज अलग है और आजाद हिंद सरकार इसको बोला था आजाद हिंद सरकार का गठन यहां पर हुआ था, आजाद हिंद सरकार। तो जब इन दोनों ही चीजों का गठन होता है तो यहां पर जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका भी जो मर्जर है, उसका विलय भी इसी में हो जाता है। बताता हूं, 1943 में 1943 में ही 1943 थी, उसी में ही 1943 में ही आजाद हिंद फौज में
फौज में भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आर्मी भी शामिल हो गई थी। भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, आर्मी भी शामिल हुई। तो इंडियन नेशनल आर्मी भी यहीं पर इंक्लूड अप हुई थी, इंक्लूड अप हुई थी, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज में यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए शामिल हुई थी। तो आईएनए को किसने बनाया था? आईएनए को 1942 में मोहन सिंह ने बनाया था। 1942 में ये बनी कब थी? बनी कब? तो 1942 में बनी थी, और 1942 में बनाया किसके द्वारा गया था इसको? मोहन सिंह के द्वारा। मोहन सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। मोहन सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। चलो तो यहां पे थोड़ा सा आप याद रखेंगे, आजाद हिंद फौज 1943 में बनी थी, आजाद हिंद फौज। तो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी भी इसमें शामिल हुई थी, और इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में इसके अंदर शामिल हो गई थी। बनी कब थी? ये रही, ठीक है। चलो क्लास रुक गई थी, अच्छा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या अब नहीं आएगी। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या वाली चीज नहीं है, ठीक है, याद रखना, सिंपल है। अब जो चीज मैंने यहां बताई है आपको डिजिटली भी देखने को मिल जाएगी कि भाई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, 1942 में मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, रास बिहारी ने मार्च 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, और 1943 में सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रभार संभाला, वहीं भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना करी। तो ये रहा, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके बारे में और बातें लिखिए, इसके बाद इनके बारे में और बातें लिखिए, ठीक है। चलिए अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक स्लोगन दिया था, और स्लोगन क्या था? दिल्ली चलो, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गेव ए वॉर क्राई ऑफ दिल्ली चलो, उन्होंने दिल्ली चलो का युद्ध घोष दिया था, यह स्लोगन उन्होंने दिया था। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और जय हिंद का नारा दिया। जय हिंद का नारा इनके द्वारा दिया गया, ठीक है, याद रखना। तो इसको भी याद रखेंगे बिना परेशानी के, ठीक है, याद रखना। तो फटाफट से याद रखिए, पहले इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। और ये कब हुआ था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर, दैट वाज द 6 जुलाई 1944, 6 ऑफ जुलाई 1944, 1944 में, 6 जुलाई 1944 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक अनाउंसमेंट किया गया था, और उस अनाउंसमेंट को किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और तभी उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और जय हिंद का नारा दिया। जो कई बार क्लास के बाद में मैं कहता हूं, तो जय हिंद वंदे मातरम जो कहता हूं मैं कई बार, तो जय हिंद वंदे मातरम वो यहीं से ओरिजिनेटेड है। उनकी जो आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल है, इसके 2 हिस्से हैं, ठीक है। यह 2 हिस्सों में संकलित है, ये 2 भागों में संकलित है, यह 2 भागों में संकलित है, इसके 2 पार्ट्स हैं। इसके अलावा अन्य बुक है इनकी, एन इंडियन पिलग्रिम, इनकी एक और बुक भी आपको देखने को मिलती है, एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम भी इन्हीं की बुक है, एन इंडियन पिलग्रिम भी इन्हीं की बुक है। एक भारतीय तीर्थ यात्रा, एक भारतीय तीर्थ यात्रा, ठीक है। चलो, जब दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, तब ये म्यांमार से अपने सैनिकों को लेकर आ रहे थे। बर्मा में, म्यांमार अर्थात बर्मा में, म्यांमार या बर्मा जिसको बोलते हैं, बर्मा में 1942 में
एक और स्लोगन इन्होंने दिया था एक और। क्या स्लोगन दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जो विमान टोक्यो जा रहा था, एक विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई, जो विमान टोक्यो जा रहा था। तो ऐसा माना जाता ही सपोज्डली, ठीक है, माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में जीवन परिचय था प्लस इनकी पूरी जानकारी थी। फटाफट बताइए। ठीक है, जैसे आप इसे नोट कर देंगे तुरंत मुझे बताना फिर। और बताओ, सब बढ़िया? डॉन, जॉन सर, डॉन। पॉलिटी का फुल नोट्स कब अपलोड होगा? भाई संडे में होगा पॉलिटी का फुल नोट्स अपलोड। दूसरी बात, जितने बच्चे उपस्थित हैं एक बार मुझे फटाफट से बताइए। नेताजी का तात्पर्य था कि अंग्रेजों पे हाथ छोड़ दो। जी हाँ गुरुजी, ब्रिटिश सरकार ने इनको जिंदा या मुर्दा मांगने के बारे में कहा था। जी हाँ, 1942 के बाद यह घोषणा की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि बोस को जिंदा या मुर्दा कैसी भी पकड़ के लेकर आओ। जो क्लास में उपस्थित है फटाफट बताइए। कल की क्लास का टॉपिक अब हमारा क्या होगा वो समझो। कल की क्लास का टॉपिक हमारा क्या है? अब ये तो मैंने सुभाष चंद्र बोस जी का परिचय दे दिया, तो इनके बारे में सवाल आते हैं तो इसके बारे में आपको देखने को मिलता है। अरे प्रेजेंट, वाह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कल की क्लास का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड वॉर द्वितीय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकंड में कांग्रेस समर्थन के लिए लाए गए, लाए गए अधिनियम, कांग्रेस समर्थन के लिए लाए गए अधिनियम। तो यहां पे कुछ ऐसे एक्ट्स की हम बात करेंगे जो कांग्रेस के समर्थन के लिए लाए गए थे। फॉर कोऑर्डिनेशन विद कांग्रेस, कांग्रेस कोऑर्डिनेशन के लिए एक्ट लाए गए थे। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, जैसे अगस्त ऑफर है, क्रिप्स ऑफर है। 1940 अगस्त ऑफर, ठीक है। 1942 क्रिप्स ऑफर और 1945 वेवल ऑफर या वेवल प्लान। अच्छा, इनके बारे में तो हम कल चर्चा करेंगे और इसी बीच में हम जो इंडिविजुअल सत्याग्रह और सत्याग्रह इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा मैंने बताया कि हाँ, मैं पूछ रहा था कि कौन कौन जरूरी है, तो आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम भी ओपन कर दिया गया है जिसमें आप डायरेक्टली नोट्स, प्रिंटेबल नोट्स वहां से आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटेबल नोट्स आप कैसे उठा सकते हैं वो समझिए। देखो, आप सर्च कर सकते हैं जीत राणा जीएस, टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए जीत राणा जीएस खास लोग, जो खास ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, खास लोग। तो जीत राणा जीएस के अंदर जो खास लोग हैं वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। दिस इज ऑन टेलीग्राम। तो ये इसीलिए सो दैट कि आप सर्च अप कर पाए। ठीक है, चलिए। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, गच लग रहा था मैं, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, तो आप याद रखना। सर, क्या अंग्रेजों की पत्नी भी भारत में रहती थी? हाँ भाई साहब। ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया है, बहुत बढ़िया। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया, ये उनके लिए था, फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और YouTube का तो आपको पता ही है, जीत राणा जीएस। वहां पे जल्दी ही CGL के लिए तैयारी हम स्टार्ट कराने वाले हैं, CGL, CHSL, GD, MTS। ठीक है, और रेलवे की ताबड़तोड़ तैयारी चल ही रही है। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।